अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। आज हम एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेल बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या बेबी बॉय का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर हार्ट रेट मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि 165 से अगर हार्ट रेट ऊपर हो तो बेबी बॉय होता है, या प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल हो या प्लेसेंटा इंटीरियर वॉल हो तो बेबी बॉय होता है, बेबी गर्ल होती है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे सामने आई हैं जो कि फेक हैं। ना ही तो हार्ट रेट का बेबी जेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना ही प्लेसेंटा की पोजीशन या लोकेशन या उसकी फॉर्म का बेबी जेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ है। तो आज हम इस रिपोर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के हमें पता चल सकता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आज हम सिर्फ बेबी बॉय का जिक्र करेंगे और बेबी गर्ल के बारे में इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट शुरू करते हैं। डिटेल्स में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट का ये पर्सनल डाटा होता है, इसकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल अलाइव फीटस है, वो कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक है और अलाइव मीन से ज़िंदा है। फिटर हार्ट रेट इज़ 155 पर मिनट, द रिदम इज़ नॉर्मल। इसका मतलब है बच्चे के दिल की धड़कन ठीक है। अब देखें, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उसने कहा था कि अगर हार्ट रेट बेबी का 165 से ऊपर हो, नॉर्मली 180 तक नॉर्मल होता है, वो कहता है 165 तक अगर नॉर्मल हो तो बेबी बॉय होता है। लेकिन मेरे पास तो 155 हार्ट रेट है और लेकिन फिर भी इस बेबी का जेंडर जो है वो XY है। देखें, बेबी जेंडर लिखा है XY। XY मतलब इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोम को डिफ़ाइन करता है। XY क्रोमोसोम होते हैं मेल क्रोमोसोम्स एंड XX क्रोमोसोम जो होते हैं वो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे चलते हैं। फेलिक प्रेजेंटेशन एट टाइम ऑफ स्कैन्स। फेलिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब होता है कि बेबी को जिस पोजीशन में होना चाहिए उसी पोजीशन में है। लाइक बच्चे का जो हेड होता है वो टुवर्ड्स इंटरनल ओस होता है, टुवर्ड्स सर्वाइकल कैनाल होता है, और बेबी की जो टांगें होती हैं वो टुवर्ड्स मदर हेड होती हैं, जो कि होना बहुत अच्छी बात है और फेलिक प्रेजेंटेशन ही होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये बेसिकली शो करता है दी रिलेशन बिटवीन फीटल स्पाइनल टू इंटरनल ओस। इंटरनल ओस का फीटल स्पाइन के साथ क्या ताल्लुक है वो उसको डिफाइन करता है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये ठीक होता है। लाइकर इज़ एडिक्वेट, वो कहता है कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जिससे बच्चा खुराक लेता है वो मुनासिब मिक़दार में है, जितना उसको होना चाहिए उतना ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है बहुत कम है। AFI इज़ होता है, ये जब एमनियोटिक फ्लूइड को हम मेजर करते हैं तो उसकी 4 पॉकेट्स को मेजर करके जो हमारे पास इंडेक्स बनता है उसको कहते हैं AFI। AFI इज़ 12.1 जो कि एक नॉर्मल लिमिट को शो करती है और ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। प्लेसेंटा इज़ पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल का मतलब होता है कि प्लेसेंटा इज़ अलोंग द बैक वॉल ऑफ यूट्रस। प्लेसेंटा बच्चे जाने की जो अंदर वाली दीवार है या पिछली दीवार है उसको उसके साथ अटैच है। उसके बाद प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल नो प्रीविया मैच्योरिटी ग्रेड 1। प्लेसेंटा मैच्योरिटी ग्रेड 1 स्टेज पे बहुत अच्छा है। और उसके बाद द लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा का लोअर एज बताने की कोशिश कर रहे हैं। द लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा इज़ 54 mm सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल ओस, जो कि 20 mm से अबव है। और ये 20 mm से अगर अबव हो तो हम कहते हैं कि प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल लोकेशन में है, नॉर्मल फॉर्म में है। उसके बाद नो इंटरप्लेसेंटल पैथोलॉजी सीन, वो कहता है कि प्लेसेंटा के अंदर जब उसने प्लेसेंटा देखा है या ओवल को देखा है तो उसको अंदर उसको कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आई।
रिट्रोप्लेसेंटल क्लियर स्पेस प्रेजेंट। अब रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस क्या होती है? रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस इज द हाइपोइक्विक बैंड बिटवीन द यूट्रस यूट्राइन मायोमेट्रियम एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और यूट्रस की मायोमेट्रियम की वॉल के दरमियान जो एक बैंड होता है, हाइपोइक्विक बैंड, जो कि डिफाइन करता है कि जो प्लेसेंटा है और उसके यूट्राइन मायोमेट्रियम के रिलेशन को शो करता है। हाइपोइक्विक बैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि इन्वेजन वगैरह नहीं है, जिससे क्या होता है, इन्वेजन कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल के अंदर धंस जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अबनॉर्मेलिटी है, जिसमें हमें क्या होता है कि पूरी यूट्रस रिमूव करनी पड़ जाती है डिलीवरी के दौरान। तो इसलिए रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस का प्रेजेंट होना बहुत अच्छी अलामत है और उसको प्रेजेंट होना ही चाहिए। उसके बाद हम बायोमेट्रिक इसकी देख लेते हैं, बायोमेट्रिक पैरामीटर्स इसके देख लेते हैं, जो कि बीपीडी मतलब बाईपैरेटल डायमीटर, जो कि बेबी के हेड का एपी डायमीटर जो लिया जाता है उसको कहते हैं बीपीडी, और वो है 68 mm। उस पर वीक्स हैं 27 वीक्स 5 डेज। एफएल पे उसने मेजर किया है, यानी कि फीमेल लेंथ, जो कि बच्चे की थाई बोन से हड्डी निकलती है उसको कहते हैं फीमेल लेंथ, उसको मेजर किया जाता है। तो उसको कहते हैं, उसने कहा है 49 है, उस पर 26 वीक्स 5 डेज है। HC मतलब हेड सर्कमफ्रांसिस, उस पर उसने लिया है 260 और 28 वीक्स 2 डेज। जो प्लस ये 2 लिखा है ये बेसिकली डेज को डिफाइन करता है। AC मतलब एब्डोमिनल सर्कमफ्रांसिस 216 और इस पर 26 वीक्स 0 डेज है। उसके बाद EFW एस्टिमेटेड फिटल वेट। एस्टिमेटेड फिटल वेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तमाम बायोमेट्रिक पैरामीटर्स को मेजर करके जो उसने फिटल वेट निकाला है वो उसके पास 946 ग्राम है। अब ज़रूरी नहीं कि बेबी का जो वेट है वो एक्चुअल वेट है वो यही हो, ठीक है, क्योंकि ये तो एक बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के ज़रिए अंदाज़ा है कि इतना वेट हो सकता है। देखिए उसने आगे लिखा है ±154। फॉर एग्ज़ाम्पल के बेबी का जो वेट है वो 946 जो उसने निकाला है वो कहता है कि ये एक प्रॉपर, या ऐसी बात नहीं है कि ये एक अच्छा वेट उसने मेजर किया है या एग्जैक्टली वही वेट मेजर किया है जो कि बेबी का है, तो इसलिए उसने प्लस माइनस को लाजमी मेंशन किया है और हर रिपोर्ट में प्लस माइनस को लाजमी मेंशन किया जाता है। उसके बाद गेस्टेशनल एज बाय अल्ट्रासाउंड। गेस्टेशनल एज बाय अल्ट्रासाउंड इज़ 27 वीक्स 2 डेज। 27 वीक्स 2 डेज बच्चे की एज है और गेस्टेशनल एज बाय LMPs 27 वीक्स 5 डेज। अब इस एज पे जब हमने बच्चे की ग्रोथ को मेजर करना होता है, हम गेस्टेशन एज बाय LMP एंड गेस्टेशन एज बाय अल्ट्रासाउंड को दोनों को आपस में कंसीडर करके बच्चे की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें गेस्टेशन एज बाय LMP और गेस्टेशन एज बाय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज़ का गैप है जो कि नॉर्मल फाइंडिंग्स को शो करता है। 22 हफ्ते से 28 हफ्ते तक गेस्टेशन एज बाय LMP एंड गेस्टेशन एज बाय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स में अगर फ़र्क आता है 14 डेज़ का फ़र्क आता है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। 14 डेज़ या उससे कम का फ़र्क आता है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है, जैसे 22 वीक से 22nd वीक से 28 वीक तक, अगर पेशेंट की ग्रोथ में या फीटस की ग्रोथ में अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड एंड LMP के फाइंडिंग्स में अगर 14 डेज़ का गैप आ जाता है
तो वो नॉर्मल कंसिडर की 14 वीक्स या उससे कम का गैप आ जाता है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा का गैप आता है तो कहेंगे कि पेशेंट का जो फीटस है वो IUGR की तरफ जा रहा है। आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। उसके बाद वो कहता है एनाटॉमिक सर्वे में आ जाता है, वो कहता है नो इंट्राक्रैनियल अनोमली सीन। इंट्राक्रैनियल मतलब कि बच्चे के सर में किसी किस्म की अनोमली नहीं है। वो एट्रियम को मेजर करता है, फिर पोस्टीरियर फोसा को मेजर करता है जो कि नॉर्मल लिमिट्स में हैं। उसके बाद वो सेरिबेलम को मेजर करता है जो कि हराम मगज़ होता है, उसको वो मेजर करके बताता है कि ये इतना साइज़ है जो कि नॉर्मल होता है। और उसके बाद CSP NCC एंड फोर्निक्स जो कि तमाम इंट्राक्रैनियल एनोमलीज के बारे में वो डिस्कस कर रहा है जो कि नॉर्मल है। बोथ किडनीज 29 mm एंड 30 mm एंड 29 mm किडनी का साइज उसने दे दिया। उसके बाद UB एंड स्टमक बबल सी नॉर्मल, यानी कि बच्चे का मसाना और मैदा, उसके गुर्दे, सारा कुछ ठीक है। नॉर्मल स्पाइन ये रीढ़ की हड्डी होती है जिसको वो कहता है कि नॉर्मल है। उसके बाद एंटीरियर इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि शो करता है कि बच्चे के पेट में हर्निया नहीं है। हर्निया का मतलब होता है डिफेक्ट, जो कि पेट में डिफेक्ट आ जाता है। अम्बिलिकल के इंसर्शन में अगर कोई नॉर्मली आ जाए तो उसको फिर वो मसला बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब कोई हर्निया वगैरह नहीं है। उसके बाद वो कहता है कमेंट्स में कहता है अलाइव इंट्रायूट्राइन 27 वीक्स 2 डेज़ प्रेगनेंसी, 27 वीक्स 2 डेज़ की ये प्रेगनेंसी है। पेशेंट का नाम है आयशा अनीसुर रहमान और इसकी एज है, पेशेंट की एज है 31 ईयर्स और इसका बेबी जेंडर जो है वो XY है, जो कि मैंने वीडियो को शुरू में ही बता दिया आपको कि XY बेसिकली ये क्रोमोसोम्स को डिफाइन करता है कि मेल क्रोमोसोम्स XY होते हैं और फीमेल क्रोमोसोम्स XX होते हैं, जो कि बेबी जेंडर को डिफाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास कुछ अल्ट्रासाउंड के प्रिंट्स हैं जिससे आपको पता लगाने की या समझाने की कोशिश करूँगी कि बेबी जेंडर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। अक्सर तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है हमारे सेंटर पे तो सामने रियल टाइम इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अक्सर सेंटर में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वो नहीं दिखा पाते कि कैसे अल्ट्रासाउंड हो रही है, वो आपको रियल टाइम नहीं दिखा पाते। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हैं और आपको या फिर प्रिंट्स वगैरह मिलते हैं साथ, तो आप उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये देखें यहाँ पे ये दोनों फीमर हैं, ये दोनों थाई बोन्स हैं और इसके दरमियान ये टर्टल साइन इसको कहते हैं, जैसे ये टर्टल की बॉडी और ये इसका हेड, ठीक है। जैसे कि ये पीनस है और ये स्क्रोटम है जो कि अभी छोटे तादाद में है, छोटी है बहुत, जो कि आपको शायद मैं दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ। ये देखिए ये बेसिकली ये टर्टल साइन है और ये डिफ़ाइन करता है बेबी बॉय जेंडर को। उसके बाद ये उसने टिबिया लिए है, फेबुला और मतलब लॉन्ग बोन्स को, जो लिम्स की लॉन्ग बोन्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर दूसरी इमेज पे हम आ जाएं तो यहाँ पे भी ये देखें, ये थाई बोन्स हैं दोनों और ये है बेबी जेंडर XY, जो कि मैंने आज आपको वीडियो में समझाना था। तो ये प्रिंट्स बेसिकली मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई थी कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड में प्रिंट्स मिलते हैं तो आप उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग से प्रिंट्स और भी हैं मेरे पास। ये देखें यहाँ पे तो आपको वाज़ेह नज़र आ गया होगा। ये देखें यहाँ पे ये है थाई बोन्स और यहाँ पे ये छोटा सा स्क्रोटम है और ये हल्का सा पीनस है जो कि शो करता है बेबी बॉय की जेंडर को। उसके बाद यहाँ पे निचली इमेज में भी सेम वही दिखाया गया है। ये दोनों थाई बोन्स हैं जो कि फीमर भी जिसको कहते हैं, और ये है जी हल्का सा स्क्रोटम और ये है पीनस छोटा सा, ठीक है।
तो उम्मीद है आज आपको पूरे लेक्चर में समझ आ गया होगा कि बेबी बॉय को हम जेंडर को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्ट्स हैं तो हम उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारे प्रिंट्स में लिखा हुआ है, हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ है XY, और जबकि अल्ट्रासाउंड प्रिंट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ID के साथ कहीं उन्हें नज़र आता है कि F लिखा हुआ है। बेसिकली जब हम न्यू पेशेंट लेते हैं ना मशीन पे जब हम न्यू पेशेंट लेते हैं तो वो हमसे मांगता है पेशेंट की ID और प्लस उसके जेंडर प्लस उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टाइप। तो इसलिए अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहीं पे आपके F लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी जेंडर जो है वो F है। हो सकता है वो बेबी जो फीमेल होती है, यानी कि जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई हैं, ठीक है, तो वो मदर है ना, यानी कि फ़ीमेल है, तो उसने शायद उस जेंडर को डिफ़ाइन किया हो कि पेशेंट के जेंडर को डिफ़ाइन किया हो, फीटस की जेंडर को डिफ़ाइन ना किया हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया करें और प्रिंट्स पे ज़्यादा फोकस ना किया करें, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हमें ID भी डालनी होती है और पेशेंट का जेंडर डालना होता है। तो इस तरह ये आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो आप रिपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि रिपोर्ट्स को जानना और पढ़ना आसान है, बजाय इसके कि आप प्रिंट्स पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए प्रिंट्स भी लेके आई हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए वीडियो में और आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है वो ज़ाया ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।